छात्राओं, हम पिछले कुछ वीडियो से स्नातक द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र जो कि नाटक और एकांकी से संबंधित है का अध्ययन कर रहे हैं और इसके अंतर्गत एकांकी के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के साथ साथ हमने डॉक्टर रामकुमार वर्मा के एकांकी उत्सर्ग का अध्ययन किया। अब हम इसी प्रश्न पत्र के अंतर्गत जो नाटक की पुस्तक आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई है उसका अध्ययन करेंगे। तो एकांकी संग्रह के साथ साथ जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित नाटक कोणार्क का भी हमें अध्ययन करना है। तो नाटक कोणार्क का अध्ययन करने के पूर्व हम जगदीश चंद्र माथुर के जीवन परिचय एवं उनकी नाट्यगत विशेषताओं के संबंध में चर्चा करेंगे। तो आइए हम उनका जीवन परिचय पहले प्राप्त करते हैं। डॉक्टर जगदीश चंद्र माथुर का जन्म 16 जुलाई 1917 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में खुर्जा के पास किसी गांव में हुआ। आपकी प्रारंभिक शिक्षा खुर्जा में हुई। उच्च शिक्षा यंग क्रिश्चियन कॉलेज इलाहाबाद और प्रयाग विश्वविद्यालय में हुई। प्रयाग विश्वविद्यालय का शैक्षिक वातावरण और प्रयाग के साहित्यिक संस्कार श्री माथुर के व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण रहे। 1939 ईस्वी में आपने प्रयाग से अंग्रेजी में एमए किया। 1941 ईस्वी में आप इंडियन सिविल सर्विस में चुन लिए गए। आपने सरकारी नौकरी की शुरुआत बिहार के शिक्षा सचिव के रूप में की। आपने यह नौकरी 6 वर्ष तक की। 1955 ईस्वी से 1962 ईस्वी तक आकाशवाणी भारत सरकार के महासंचालक के रूप में, 1963 से 1964 ईस्वी तक उत्तर बिहार तिरहुत के कमिश्नर के रूप में कार्य करने के बाद 1963-64 ईस्वी में हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका में विजिटिंग फेलो नियुक्त होकर विदेश चले गए। वहां से लौटने के बाद विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर काम करते हुए 10 दिसंबर 1971 ईस्वी को भारत सरकार के हिंदी सलाहकार नियुक्त हुए। इन सरकारी नौकरियों में व्यस्त रहते हुए भी भारतीय इतिहास और संस्कृति को वर्तमान संदर्भ में व्याख्यायित करने का आपका सार्थक प्रयास चलता रहा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है इनके संदर्भ में, क्योंकि हम जब इनके नाटकों का अध्ययन करेंगे तो इस बात को अच्छी तरह से समझ सकेंगे कि किस प्रकार से भारतीय इतिहास, पुराण, संस्कृति का आधुनिक संदर्भों के अनुसार प्रयोग या आधुनिक यथार्थ की अभिव्यक्ति उनके माध्यम से इन्होंने की है। इससे पूर्व 1964 ईस्वी से 1971 ईस्वी तक कृषि मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव रहे। 14 मई 1978 ईस्वी को हृदय गति रुक जाने से दिल्ली में आपका देहांत हो गया। यह इनका संक्षिप्त जीवन परिचय है और इसमें भी जो एक बात मुख्य रूप से उभर कर आती है, जिस सूत्र को हमें आगे भी पकड़े रखना है, वह है भारतीय इतिहास और संस्कृति को वर्तमान संदर्भों में व्याख्यायित करने का सार्थक प्रयास। क्योंकि इनके सभी नाटकों में यही चेतना उभर कर आती है। आइए अब हम इनके नाटकों की जो विशेषताएं हैं, इसी संदर्भ को आगे बढ़ाते हुए नाटकों की विशेषताओं के संबंध में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। रचनाकार की रचनाओं में उनके व्यक्तित्व की छाप स्पष्टतः निहित होती है और श्री माथुर के साहित्य, विशेषतः नाटकों में भी यह बात पूरी तरह लागू होती है। जगदीश चंद्र माथुर नाटककार और एकांकीकार हैं। इन्होंने बहुत सफल नाटकों और एकांकियों की रचना की है। तो अभी हम उनकी नाट्य रचनाओं की ही चर्चा मुख्यतः करेंगे, लेकिन इन सभी में हम देखते हैं कि उनके व्यक्तित्व की स्पष्ट छाप हम देख सकते हैं। सामाजिकता हर रचनाकार की रचना में किसी न किसी रूप में रहती है और रचनाकार
जिस समाज और परिवेश में रहता जीता है, निश्चय ही उससे, उसकी समस्याओं से वह प्रभावित और प्रेरित होता है। ये एक निश्चित बात है कि अपने युग, अपने परिवेश से रचनाकार अवश्य प्रभावित होता है, समाज से उसका जुड़ाव होता है और समाज में उसके समय में जो कुछ चल रहा है उनसे भी वह प्रभावित होता है और उसका प्रभाव उसकी रचनाओं में भी स्पष्टतः देखा जा सकता है। हम जगदीश चंद्र माथुर के संदर्भ में बात करें तो भारतीय इतिहास और संस्कृति की वर्तमान संदर्भों में व्याख्या हम स्पष्टतः इनके साहित्य में देख पाते हैं। इस संदर्भ में पहले जगदीश चंद्र माथुर का स्वयं का जो कथन है उसका उल्लेख करना उचित होगा। डॉक्टर जगदीश चंद्र माथुर का कहना है, कौन ऐसा लेखक होगा जिसकी कलम पर सामाजिक समस्याएं सवार न होती हों। वो स्वयं इस बात को स्वीकार करते हैं, इस सत्य को स्वीकार करते हैं कि हर रचनाकार की कलम पर सामाजिक समस्याएं सवार होती ही हैं, अनजाने या डंके की चोट के साथ। भले ही वह सीधे सीधे सामाजिक समस्याओं को न लेता हो, अप्रत्यक्ष रूप से लेता हो या सीधे सीधे सामाजिक समस्याओं पर लिखता हो, लेकिन सामाजिक समस्याएं तो हर रचनाकार की रचना में आती ही हैं, ऐसा स्वयं जगदीश चंद्र माथुर का मानना है। जगदीश चंद्र माथुर सामाजिक जीवन के उदार चेता दृष्टा रहे हैं। वे सामाजिक चिंतन को वाणी देते हैं और सामाजिक चिंतन के साथ साथ व्यक्तिवादी चेतना की भी अभिव्यक्ति हमें मिल जाती है, किंतु यह स्पष्ट कर दें कि उनकी व्यक्तिवादी चेतना भी युग बोध से जुड़ी हुई है। वह अपनी ही रौ में अपने वैयक्तिक अनुभूतियों को व्यक्त करने वाले रचनाकार नहीं हैं कि मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, मेरे मन में जो है वो मैं करूँगा, या मेरा अपना व्यक्तित्व है और मेरा व्यक्तित्व या मेरा व्यक्ति यह चाहता है और यही मैं करूँगा। इस बोध के रचनाकार वो नहीं है। वैयक्तिक बोध तो है सामाजिकता के साथ साथ, लेकिन उस पर भी युग बोध हावी है, उस पर भी युग बोध का स्पष्ट प्रभाव है। वह व्यक्तिवादी चेतना भी युग बोध से जुड़ी हुई है। यानी ऐसा नहीं है कि अपनी संकीर्ण सोच में रहने वाले हों, सर्वत्र उसका सामाजिकता से जुड़ाव है, उसका समाज पर क्या प्रभाव है, इसकी तरफ इनकी दृष्टि रही है। इनके नाटक सामाजिक चेतना से संबंधित हैं। इतिहास पर आधारित नाटक भी इतिहास के माध्यम से सामाजिक बोध को ही उजागर करते हैं। इतिहास पर आधारित हो, पुराण पर आधारित हो, हर विषय पर आधारित इनके नाटक हैं, वो उनके माध्यम से समाज बोध, वर्तमान सामाजिक चेतना, वर्तमान समस्याएं उनकी ही अभिव्यक्ति करते हैं। जगदीश चंद्र माथुर के अनुसार इतिहास जीवन की कविता को उजागर करने का माध्यम है। हम बार बार लेखक की स्वयं की मान्यताओं पर दृष्टि डाल रहे हैं, उनकी स्वयं की मान्यताओं को समझकर इस बात को समझने का प्रयास कर रहे हैं। वे इतिहास को देखते हैं तो किस दृष्टि से देखते हैं? वे स्वयं यह मानते हैं कि इतिहास जीवन की कविता को उजागर करने का माध्यम है। यानी चाहे हम इतिहास को पढ़ें, चाहे पुराण को पढ़ें, वे सभी हमारे अभी जो जीवन है उस जीवन की ही कविता कहते हैं, हमारे वर्तमान को कहीं ना कहीं अभिव्यक्ति देने का माध्यम बन जाते हैं। जयशंकर प्रसाद भी ऐतिहासिक रचनाकार हैं और जयशंकर प्रसाद की परंपरा में हिंदी नाटक और रंगमंच को नई राह दिखाने वाले रचनाकार हुए हैं जगदीश चंद्र माथुर। जयशंकर प्रसाद ने जिस प्रकार से ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर नाटक लिखते हुए उनके माध्यम से भी नवीन को अभिव्यक्ति प्रदान की थी और नाटक ही नहीं रंगमंच की दिशा में भी अनेक नवीन सफल प्रयोग किए थे, उसी प्रकार से जगदीश चंद्र माथुर भी हिंदी नाटक और रंगमंच के संबंध में अभिनव प्रयोक्ता रहे हैं।
उन्होंने नाटक ही नहीं रंगमंच की दृष्टि से भी प्रयोग किए हैं। हम जब कोणार्क का अध्ययन करेंगे तब भी हमें यह बात और अच्छी तरह स्पष्ट हो जाएगी। इतिहास पर आधारित नाटक रंगमंच के लिए पूर्णतः अनुकूल और सशक्त हैं, ऐसा जगदीश चंद्र माथुर का अपना विचार रहा है। आवश्यक रंग संकेतों द्वारा उन्हें रंगमंच व्यवस्था के संकेत भी उन्होंने दिए हैं अपने नाटकों में। प्रसाद जी के समान नाटकों में गीतों का प्रयोग भी जगदीश चंद्र माथुर ने किया है। प्रसाद जी के नाटकों की एक विशेषता रही है कि प्रसंगानुसार उसमें गीत आते हैं जो कथा को आगे भी बढ़ाते हैं और कथा के प्रसंग से जुड़कर उस प्रभाव को भी एक विशेष आयाम दे देते हैं। जगदीश चंद्र माथुर भी अपने नाटकों में इस प्रकार से गीतों का प्रयोग करते हैं और यह प्रयोग भी पूर्णतः प्रसंगानुकूल है। हम कोणार्क का अध्ययन करेंगे तब यह और स्पष्ट हो जाएगा। इतिहास, पुराण और मिथक के माध्यम से नए नए नाट्य प्रयोग ये अपने रचनाओं में, अपने नाटकों में करते दिखाई दे जाते हैं। हम इनकी रचनाओं की दृष्टि से, इनके रचना संसार की यदि बात करें तो इन्होंने जो नाटक लिखे हैं वो मुख्यतः 4 नाटक हमें इनके मिलते हैं। कोणार्क, शारदिया, पहला राजा और दशरथ नंदन, ये 4 नाट्य कृतियाँ हैं। और इसके अतिरिक्त इनके एकांकी संग्रह हैं भोर का तारा, रीढ़ की हड्डी और ओ मेरे सामने, ओ मेरे सपने। तो ये एकांकी संग्रह हैं, इनमें इनकी एकांकियाँ संकलित हैं। तो एकांकीकार भी हैं ये और नाटककार भी हैं। हम इस समय इनके नाटकों के संबंध में चर्चा करके इनके नाटक को समझने का या किस प्रकार की नाट्य रचना है उसे समझने का प्रयास करेंगे। तो कोणार्क के अध्ययन से पूर्व इनके नाटकों की जो मुख्यतः इन्होंने 4 नाटक लिखे हैं उनके बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर लेना उचित होगा। तो हम एक एक कर संक्षेप में इनके नाटकों की जानकारी प्राप्त करते हैं। कोणार्क एक प्रसिद्ध और सर्वाधिक मंचित नाटक है जिसमें इतिहास के माध्यम से आज के व्यक्ति के द्वंद्व और संघर्ष को अभिव्यक्ति प्रदान की गई है। शारदिया 19वीं सदी के मराठा इतिहास पर खरदा युद्ध के दुष्परिणामों पर आधारित नाटक है। इस नाटक में इतिहास छाया मात्र है, मूल में कलाकार और उसके परिवेश का संघर्ष व्यक्त किया गया है। पहला राजा वैदिक कालीन पात्रों, प्रसंगों और स्थितियों के माध्यम से, वैदिक काल को लेते हैं इसमें ये, और उसके माध्यम से समकालीन जीवन की समस्याओं को प्रस्तुत किया है। यहाँ पौराणिक कथा तत्व के माध्यम से स्वातंत्र्योत्तर भारत की राजनीतिक घटनाओं को और जो राजनीतिक अव्यवस्थाएं हैं, जिस प्रकार का भ्रष्टाचार फैला है, उनको प्रस्तुत करने का सार्थक प्रयास किया है। दशरथ नंदन रामचरित मानस के प्रसंग को आधार बनाकर लिखी गई नाट्यकृति है। इसमें नवीन नाट्य भाषा और प्रायोगिक नाट्य दृष्टि के कारण ये इनका जो दशरथ नंदन है ये भी विशेष चर्चित रहा है, क्योंकि इसमें इन्होंने विशेष प्रयोग किए हैं। इस नाटक में एक साथ रामलीला, रासलीला, असमिया के अकिया नाट्य रूप, कथकली के मुखौटे और केरल के कुडियाट्टम की झांकी का प्रयोग है, जो इसे प्रायोगिक दृष्टि से विशिष्ट बनाता है। तो अपने नाटकों में ये विशेष प्रयोग करते, क्योंकि प्रयोगशील नाटककारों का जो समय रहा है उस समय के ही नाटककार जगदीश चंद्र माथुर रहे हैं, और प्रयोगशील नाटककारों में जगदीश चंद्र माथुर का अपना एक विशिष्ट स्थान है। और हम जैसा कि हमने संक्षेप में इनके 4 नाटकों के संबंध में जानकारी प्राप्त की, तो इन सभी में वो विशिष्ट प्रयोग करते हुए दिखाई दे जाते हैं। यहाँ कथानक की दृष्टि से, अभिव्यक्ति की दृष्टि से और रंगमंचीय दृष्टि से, हर दृष्टि से विशेष प्रयोगकर्ता ये नाटक के क्षेत्र में रहे हैं। जगदीश चंद्र माथुर के नाटकों पर रंगमंच और नाट्य लेखन के तजुर्बे की स्पष्ट छाप है। रंग चिंतन नाटक की सार्थकता है, इसे माथुर ने अपने नाटकों से सिद्ध किया है। यह इनकी सबसे बड़ी साहित्यिक उपलब्धि है कि इनके नाटक अपने कथानक की दृष्टि से तो विशिष्ट है ही, अभिव्यक्ति की दृष्टि से विशिष्ट है ही, रंगमंचीय चेतना की दृष्टि से भी अपना विशेष महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं।